Good evening, students. Now we started again a new topic of नाभिकीय भौतिकी। और इस न्यू टॉपिक में हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसके पढ़ेंगे। हम ये कहते हैं कि हर तत्व का कोई ना कोई समस्थानिक होता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो भी होते हैं इनके समस्थानिक होते हैं। तो जैसे हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम के हम दो समस्थानिकों की बात करते हैं। एक तो है आपका यूरेनियम 238 और एक है आपका यूरेनियम 235। दो समस्थानिकों की हम लोग बात करते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। जब हम इनके प्रतिशत बाहुल्य की बात करते हैं कि प्रकृति में ये कितने परसेंटेज में अवेलेबल हैं, तो जो यूरेनियम 238 है ये 99.3% और जो यूरेनियम 235 है ये 0.70% क्वांटिटी में अवेलेबल है। यूरेनियम 238 तो है 99.3% और यूरेनियम 235 है 0.70% होता है। अब जब हम यहाँ पर यूरेनियम 238 की बात करते हैं जिसका बाहुल्य है बहुत ज़्यादा, तो यूरेनियम 238 का जो विखंडन है वो मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा नहीं हो सकता। भाई जिसकी ज़्यादा मात्रा है, जिससे हम ज़्यादा काम ले सकते हैं, अब उसी के साथ ड्रॉबैक ये आ गया कि इसका जो विखंडन है वो मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा नहीं हो सकता, तथा यह ऐसे अगर मंदगामी न्यूट्रॉनों की इन पे बौछार भी कर दी जाती है तो ये विखंडित नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, इन न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेंगे और अवशोषण करने के बाद में यहाँ इसने ये जैसे अवशोषण किया और अवशोषण करने के बाद में यूरेनियम 239 बना देते हैं। विखंडित नहीं होंगे, यूरेनियम 239 ये अवशोषण करके निर्मित कर देंगे, जो विखंडन नहीं करेंगे और विखंडन के स्थान पर अन्य क्षयों की क्रियाओं में भाग लेने लग जाएंगे, अन्य क्षय दिखाने लग जाएंगे। मतलब जो हमारा मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य से ये हट जाएंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई मंदगामी न्यूट्रॉनों से आप किसका विखंडन कर सकते हो, तो फिर यूरेनियम 235 नाभिक ऐसा है जिसका विखंडन मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूरेनियम 235 की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 0.70%। तो ये तो बहुत अल्प है, बहुत कम है और बहुत कम है। तो इस कंडीशन की वजह से, इस कमी की वजह से यहां पर हम ये कहते हैं कि जो विघटन प्रायिकता है वो विघटन प्रायिकता कम होती है। तो इस विघटन प्रायिकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम उपाय करते हैं। कृत्रिम उपायों के द्वारा हम इसकी विघटन प्रायिकता को बढ़ाते हैं और विघटन प्रायिकता को बढ़ाते हुए हम यूरेनियम की मात्रा कितनी कर देते हैं, 0.7% से 3%। और इतनी मात्रा होने के पश्चात जो यूरेनियम बनता है, इस यूरेनियम को हम समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। कौन सा यूरेनियम कहते हैं इसको, हम समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम उपायों के द्वारा हमने यूरेनियम 235 की मात्रा को 3% कर दिया और यूरेनियम 235 कौन सा यूरेनियम कहलाया, समृद्ध यूरेनियम। आगे मेरी बात समझ में, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि यूरेनियम के प्रकृति में दो समस्थानिक पाए जाते हैं, 238 और 235। 238 जो समस्थानिक होता है उसकी प्रकृति में मात्रा है 99.3%, जबकि इसकी मात्रा है 0.70%, यानी बहुत नगण्य मात्रा में उपस्थित है। यूरेनियम 238 की मात्रा अधिक होने के बाद भी इसके साथ में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा इसका विखंडन नहीं हो पाता। ये क्या करते हैं कि अगर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बौछार तुमने इसके ऊपर कर भी दी तो यूरेनियम 238 उस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके क्या बना देगा, यूरेनियम 239। जबकि यहां पर हम ये कहते हैं कि मंदगामी न्यूट्रॉनों से विखंडन किसका हो सकता है, यूरेनियम 235 का। तो यूरेनियम 235 का विखंडन हो तो सकता है, लेकिन यूरेनियम 235 की मात्रा ही बहुत कम है और यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है। तो फिर इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम उपाय करते हैं और कृत्रिम उपाय के द्वारा इस यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाकर 0.70% से कितना परसेंट कर देते हैं, 3%। 3% होने के पश्चात ये यूरेनियम कौन सा यूरेनियम कहलाता है, समृद्ध यूरेनियम। कौन सा यूरेनियम कहलाता है, ये समृद्ध यूरेनियम। आ रही मेरी बात समझ में। तो यहां पर इस समृद्ध यूरेनियम का उपयोग फिर हम विखंडनीय क्रियाओं में करते हैं। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि यूरेनियम 235 से स्वसंपोषी अभिक्रिया तो प्रारंभ हो जाएगी, मतलब अभिक्रियाएं तो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगी, नियंत्रित भी हो जाएगी, लेकिन इन अभिक्रियाओं को स्टार्ट करने में कुछ समस्याएं आती हैं। अब वो समस्याएं क्या क्या हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं, तो देखिएगा।
सबसे पहली समस्या आती है आपकी न्यूट्रॉन क्षरण समस्या। कौन सी समस्या आती है? न्यूट्रॉन क्षरण समस्या। न्यूट्रॉन क्षरण समस्या क्या होती है? हम ये कहते हैं कि विखंडन से जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, जैसे सपोज दैट 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, हमने तो कितने माने? 3। तो विखंडन से जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, विखंडनीय पदार्थ से पलायन कर जाते हैं। विखंडनीय पदार्थ से पलायन कर गए, इसका मतलब वो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए उपलब्ध ही नहीं रहते, क्योंकि जब वो विखंडनीय पदार्थ से ही पलायन कर गए तो भी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए क्यों उपलब्ध रहेंगे? तो वो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी प्रकार कुछ न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जो विखंडनीय पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, उनका विखंडन तो करते ही नहीं है और उसी में जाकर अवशोषित हो जाते हैं। तो कुछ तो खराब कैसे हो गए कि वो विखंडनीय पदार्थ से पलायन कर गए, कुछ खराब कैसे हो गए कि वो उनके द्वारा अवशोषित हो गए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यदि क्षरण में भाग लेने वाले जो न्यूट्रॉन हैं या क्षरण होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, यानी बहुत अधिक न्यूट्रॉन पलायन कर जाएंगे, बहुत अधिक न्यूट्रॉन नाभिक के द्वारा विखंडनीय पदार्थों के द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, तो भी श्रृंखला अभिक्रिया अधिक समय तक जारी नहीं रह पाएगी, यानी कुछ समय के पश्चात वो श्रृंखला अभिक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो फिर श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान कम से कम एक न्यूट्रॉन का होना आवश्यक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को जारी रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ कौन है? यूरेनियम। तो विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम पिंड का एक न्यूनतम आकार या एक न्यूनतम द्रव्यमान होना आवश्यक है। ठीक है, और इसी द्रव्यमान को हम कौन सा द्रव्यमान कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान। अब आप कहेंगे न्यूनतम द्रव्यमान से क्या मतलब है? तो द्रव्यमान अगर ज्यादा हुआ तो उसके विखंडन में ज्यादा समय लगेगा, विखंडन में ज्यादा समय लगा तो मान लीजिए विखंडन होते 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 न्यूट्रॉन ही नहीं बचे, तो इसीलिए उसका द्रव्यमान कैसा रहना चाहिए? न्यूनतम। और उसी न्यूनतम द्रव्यमान को हम कौन सा द्रव्यमान कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तो यह आपकी पहली समस्या है, न्यूट्रॉन क्षरण समस्या। ठीक है, तो इस समस्या में क्या है, मैं एक बार और डिक्टेट कर देता हूं। इस समस्या में क्या होता है कि विखंडनीय पदार्थों के लिए जो न्यूट्रॉन उपलब्ध करवाए जाते हैं या न्यूट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं विखंडन की क्रिया में, उनमें से कुछ न्यूट्रॉन तो विखंडनीय पदार्थों की क्रिया में भाग ही नहीं लेते, वो उनसे पलायन कर जाते हैं। पलायन कर गए तो उस क्रिया में उन्होंने भाग नहीं लिया। कुछ न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जो विखंडनीय पदार्थ के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, यानी वो पदार्थों का विखंडन ही नहीं कर पाते। ठीक है, और जब ये विखंडन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? लगातार न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। लगातार अगर न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी आती गई तो फिर उस कंडीशन में श्रृंखला अभिक्रिया धीरे धीरे मंद होती चली जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जब श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है इसके कि जो यूरेनियम पदार्थ आप ले रहे हो उस यूरेनियम विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान न्यूनतम होना चाहिए, ताकि कम से कम न्यूट्रॉनों में उसका जल्दी से जल्दी विखंडन हो जाए। और उस न्यूनतम द्रव्यमान को हम कौन सा द्रव्यमान कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तो ये पहली समस्या और उसका हल। अब दूसरी समस्या हम लेते हैं यहां पर न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या। चलिए, अब सेकंड समस्या कौन सी लेते हैं? न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या। अब न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या में क्या होता है? हम कहते हैं विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन लगभग कितनी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वाले होते हैं? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले होते हैं। तो विखंडन में जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं ठीक है, तो हम कह रहे हैं विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले होते हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि विखंडन
किससे? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा तो खूब होती है। और हम क्या कहते हैं कि विखंडन मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है। तो फिर क्या किया जाएगा कि इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम करना पड़ेगा। दोबारा समझिए, हमने कहा कि विखंडन से जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो कितनी गतिज ऊर्जा वाले होते हैं? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले होते हैं। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले अगर न्यूट्रॉन हुए तो विखंडन की क्रिया में तो मंदगामी न्यूट्रॉन काम में आते हैं। तो फिर इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को क्या किया जाएगा? मंद किया जाएगा, इनके वेग को कम किया जाएगा और उनके वेग को कम करके फिर इनका उपयोग विखंडन में किया जाएगा। तो फिर इनके वेग को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मंदकों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मंदकों का। और मंदकों का उपयोग करने के लिए मंदक पदार्थों में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो देखते हैं हम लोग कि मंदक पदार्थों में जो गुण होने चाहिए वो ये है कि इनके जो परमाणुओं का द्रव्यमान है, मंदक पदार्थ है जो, उनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉनों वो द्रव्यमान कम होना चाहिए ताकि न्यूट्रॉनों से टक्करों में न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की अधिक हानि हो। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इनके परमाणुओं का द्रव्यमान कम होना चाहिए ताकि न्यूट्रॉनों से टक्करों में न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की अधिक हानि हो। सेकंड, ये न्यूट्रॉन के अवशोषक नहीं होने चाहिए। अब जैसे भारी पानी है, ग्रेफाइट है, इनका उपयोग किस में किया जाता है? मंदक के रूप में। तो सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या, जो उसका हल हमने निकाल लिया कि भाई जो विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं ये अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, विखंडन के लिए मंद न्यूट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो फिर इन अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को हमें मंदित करना पड़ता है। मंदित करने के लिए हम मंदकों का उपयोग करते हैं। मंदकों के उपयोग करने में मंदकों के निम्न गुण होने चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए कि जो परमाणु हम काम में ले रहे हैं मंदक के रूप में, उनका द्रव्यमान कम होना चाहिए ताकि ये न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में अधिक से अधिक कमी कर सकें, हानि कर सकें। दूसरा क्या चीज़ कि ये पदार्थ न्यूट्रॉनों के अवशोषक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर अवशोषित ही कर लिया तो गतिज ऊर्जा कम करने की जगह उसने तो गायब ही कर दिया, तो ये अवशोषक भी नहीं होने चाहिए। तो और मंदक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? भारी पानी और ग्रेफाइट का। ओके, तीसरी और इंपॉर्टेंट जो समस्या आती है वो आती है आपकी न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या। कौन समस्या आती है? न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या। इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे नाभिकीय ईंधन है, नाभिकीय ईंधन कौन सा लिया हमने? यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 के नाभिक में 1 से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉन, जो नाभिकीय ईंधन में उपस्थित यूरेनियम 238 का नाभिक है वो 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के न्यूट्रॉनों का अवशोषक होता है। यानी जो नाभिकीय ईंधन है आपका, नाभिकीय ईंधन में कौन है के रूप में लिया? यूरेनियम 238। तो ये 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका अवशोषक होता है, उत्तम अवशोषक होता है। अब जब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि विखंडन के दौरान जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मंद होने की प्रक्रिया में इनकी ऊर्जा इस परास में भी हो सकती है। अतः इनकी यूरेनियम 238 नाभिकों से अवशोषण की संभावना भी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम प्रग्रहण समस्या से मतलब ये समझ लो तुम तो कि नाभिकीय ईंधन में जो यूरेनियम 238 होता है, ये यूरेनियम 238 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों का उत्तम अवशोषक होता है। और जब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को इसके द्वारा मंदित किया जाता है, तो मंदित करने में क्या होता है? इसमें से 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का तो मंदित करने में क्या है कि 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को ये मंदित कर देता है।
तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यूरेनियम 238 ने तीव्रगामी न्यूट्रॉनों तक को मंदित कर दिया। तो फिर इस समस्या के निराकरण के लिए हम क्या करते हैं कि यूरेनियम 238 को छड़ों के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? छड़ों के रूप में लेते हैं। और छड़ों के रूप में लेने पर यहां पर मंदकों को इनके मध्य में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि मंदन होने के पश्चात ही वो न्यूट्रॉन छड़ों के संपर्क में आए। यानी आपने यूरेनियम लिया, जैसा हमने यहां पर कही न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या में, एक बार दोबारा समझा देता हूं, थोड़ा सा इसको हम दोबारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यूरेनियम 238 की। यूरेनियम 238 करता क्या है? जो मंदगामी न्यूट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक के, इनका ये अवशोषण कर लेता है। छोटी छोटी लाइंस में समझिएगा। यूरेनियम 238 क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के मंदगामी न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेता है। अब हमने अभी पढ़ा था कि विखंडन के दौरान 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो जब यहां 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, तो जब ये तीव्र गतिज ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 से टकराते हैं या उसके ऊपर गिरते हैं, तो उस कंडीशन में यहां पर 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना? 0.04 इलेक्ट्रॉन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के मंदित होने की प्रक्रिया में इनकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट परास में आ जाती है। ठीक है, तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम 238 ने इसको 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स थे उनको मंदित किया, और मंदित करके इसकी ऊर्जा को किस परास तक ले आया? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतना मंदित कर दिया। जब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 पर आकर गिरा, तो यूरेनियम 238 पर आकर गिरने पर इसने इस यूरेनियम को कितना मंदित कर दिया? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मंदित कर दिया। ठीक है, तो मंदित करने का मतलब यह है कि इसकी क्रिया तो इससे भी नहीं हो पा रही, इसने तो उसको भी मंदित कर दिया और इतना कम मंदित कर दिया कि ये तो इसे आराम से अवशोषित कर लेगा। तो इस अवशोषण की प्रायिकता को कम करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? यूरेनियम को छड़ों के रूप में ले लेते हैं। किसके रूप में ले लेते हैं? छड़ों के रूप में। और यहां छड़ों के रूप में लेने के पश्चात इनके बीच में क्या भर देते हैं? मंदक। तो अब जैसे तीव्रगामी न्यूट्रॉन आए, तो तीव्रगामी न्यूट्रॉन ने आकर इसके साथ क्रिया की, इसके साथ क्रिया की, तो जो दूसरे न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए तो वो और अधिक ऊर्जा के उत्पन्न हुए, तो ये मंदक क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर ये धीमे गति के आए, इससे जाके टकराए, फिर इसने थोड़ी सी ऊर्जा और बढ़ा दी, फिर मंदक ने इसकी ऊर्जा कम कर दी, फिर आगे गए, फिर मंदक ने इसकी ऊर्जा कम कर दी। तो यहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन लिया जाता है वो यूरेनियम की छड़ों के रूप में लिया जाता है, और यूरेनियम की छड़ों के मध्य में किसको व्यवस्थित कर दिया जाता है? मंदक को। जो मंदक क्या करते हैं? न्यूट्रॉनों को मंद कर देते हैं, और मंद करने के पश्चात ही उन्हें छड़ों के संपर्क में लाते हैं। तो यही न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या कहलाती है। ओके बेटा, थैंक यू।